नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मनरेगा के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @पढ़ो तो ऐसे से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, ये रहा सेमेस्टर 4 का सिलेबस जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों को पढ़ना है, कोर 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो हम लोगों को पढ़ना है मनरेगा के बारे में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हम इसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं कॉन्सेप्ट की बात। तो दोस्तों, जो मनरेगा एक्ट सरकार के द्वारा लाया गया, जब इसको 2005 में पार्लियामेंट ने पारित किया और उसके बाद जब 2006 2 फरवरी के दिन से इसको हमारे देश के सबसे गरीब जिलों से इसकी जब शुरुआत हुई, तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव था मजदूर जीवन के लिए। जो गांव में मजदूर रहते थे उनको पहले काम के लिए भटकना पड़ता था अपने गांव को छोड़ के एक शहर से दूसरे शहर। लेकिन इस एक्ट ने पूरी तरह से सिनेरियो बदल दिया। इस एक्ट का कहना था कि हम आपको कार्य आपके गांव में प्रोवाइड कराएंगे, और अगर आपके गांव में कार्य नहीं मिल पा रहे तो हम 5 किलोमीटर के दायरे में आपको कार्य प्रोवाइड कराएंगे। और अगर थोड़ा दूर आपको उससे जाना पड़ जाए तो हम आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको भत्ता देंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा। बहुत ही बड़ा इसने एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया हमारे गांव के समाज में। दोस्तों, फिर बाद में इसका जो नाम है यह मनरेगा कर दिया गया महात्मा गांधी के नाम पर, क्योंकि दोस्तों वह हमारे गांव के लिए बहुत सोचा करते थे। उनका विलेज स्वराज बनाने का एक अपना सपना हुआ करता था। तो अगर हम देखें तो ये मनरेगा जो है एक तरह से हमारा इकोनॉमिक राइट है, हमारा आर्थिक अधिकार है। अब हम अगर यहाँ समझने की कोशिश करें तो दोस्तों, हमारे संविधान के भाग 4 में सरकार के नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया, अर्थात डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों, ये जो डीपीएसपीज हैं ये कुछ भी नहीं बल्कि हमारे इकोनॉमिक राइट्स हैं। लेकिन जब हमारे संविधान में इन इकोनॉमिक राइट्स को स्थान दिया गया तो उस समय इन्हें नॉन जस्टिसिएबल बना दिया गया। अर्थात अगर सरकार इन हमारे अधिकारों को पूरा नहीं कर पाती तो हम कोर्ट नहीं जा सकते कि देखिए जज साहब, सरकार हमारे राइट्स को पूरा नहीं कर पा रही। ऐसा इसलिए किया गया आज़ादी के समय, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश की जो स्थिति थी बेहतर नहीं थी। हम तुरंत ही अंग्रेजों की गुलामी से छूटे थे, हमारे पास अर्थव्यवस्था उतना बेहतर नहीं था, सरकार के पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे कि सरकार जो है इकोनॉमिक राइट्स भी प्रोवाइड करा पाए अपने जनता को। और अगर इकोनॉमिक राइट को जस्टिसिएबल बना दिया जाता तो एक तरह से ये बर्डन हो जाता हमारे सरकार पर, और हो सकता था कि हमारा देश टूट जाता। सरकार इस बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर पाती। यही कारण था कि इकोनॉमिक राइट्स को डीपीएसपीज में एक स्थान दे दिया गया और कहा गया कि जब हमारा देश मजबूत हो जाएगा, जब हमारी सरकारों को लगेगा कि अब हम आर्थिक अधिकार देने के लायक हो गए अपने नागरिकों को, तो फिर देंगे कानून बनाकर। तो दोस्तों, जो मनरेगा है वह एक एग्जाम्पल है किस प्रकार हमारी सरकार ने हमें इकोनॉमिक राइट्स दिया कानून बनाकर। आप देखिए, राइट टू वर्क जो है वह हमारे आर्टिकल 41 जो कि डीपीएसपी में है, डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो जो आर्टिकल आपका 41 है वह बोलता है राइट टू वर्क है हमारे पास, और राइट टू वर्क को कानून बनाकर, मनरेगा को बनाकर सरकार ने इन्फोर्स कर दिया। साथ ही साथ आर्टिकल 42 बोलता है कि लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, कि जो वर्कर्स हैं उनको लिविंग वेजेस दिए जाए। इस चीज को भी एक तरह से इन्फोर्सिबल बना दिया मनरेगा एक्ट ने। और यही चीज लिखा हुआ है कि जो राइट टू वर्क है दोस्तों, इसको जस्टिसिएबल बना दिया गया मनरेगा एक्ट जब सरकार लाती है 2005 में, जब इसको पार्लियामेंट में पारित किया जाता है और 2006 से इसको लागू किया जाता है। दोस्तों, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रोग्राम को हमारे पास्ट में इंट्रोड्यूस किया था।
जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा इस कॉन्सेप्ट में कि जो पहले लाए गए प्रोग्राम्स थे वह स्कीम्स थे, वह एक्ट नहीं थे। लेकिन मनरेगा जो है यह एक आपका अधिनियम है, और जो अधिनियम होता है वह सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है। वह एक ऑब्लिगेशन सरकार पे पुट करता है। उसे लेजिस्लेचर क्वेश्चन कर सकता है कि आपने ये कानून बनाया, आप कह रहे थे कि हम जनता को, हम गांव के मजदूरों को रोजगार देंगे, आप क्यों नहीं दे रहे? लेकिन पहले के जो प्रोग्राम लाए गए स्कीम्स थे, सरकार जितना चाहे उसको इम्प्लीमेंट कर सकती थी। वह सरकार पे निर्भर करता कि वह उन स्कीम्स को कितना लागू करेगी। पर ये एक्ट है, सर, अगर सरकार अगर इसको लागू नहीं करेगी तो जनता भी डिमांड कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है कि आप ये एक्ट ला रहे हैं, आप लाए हैं, हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। तो आप समझ सकते हैं कि पहले जो लाया गया था एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम सब स्कीम्स हुआ करते थे, पर ये जो मनरेगा था यह एक एक्ट था। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो आपको समझना पड़ेगा। तो अब चलिए इसके बारे में थोड़ा और भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मुझे उम्मीद है आपको आगे आने वाला जितना भी चीज है वीडियो में सब समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट की बात में बताया था कि हमारे जो गांव थे वहां बेरोजगारी की समस्या बहुत ही अधिक थी, और इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारी पार्लियामेंट 2005 में अगस्त के महीने के आसपास एक एक्ट को पारित करती है, जिसका नाम होता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हम इसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम चेंज होकर मनरेगा रख दिया जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वह हमारे गरीब गांव वालों के लिए काफी सोचा करते थे। उनका मानना था कि हमारे देश को मास प्रोडक्शन की आवश्यकता है, ना कि प्रोडक्शन बाय मासेस की आवश्यकता है। साथ ही साथ दोस्तों, उनका ये मानना था कि जो सबसे गरीब तबके हैं हमारे भारत के, हम उन्हें भी खुश रखें, और साथ ही साथ जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है हम उनको इससे जोड़ें। और जिस दिन हम राष्ट्र निर्माण के प्रक्रिया से सबसे गरीब तबके को जोड़ लेंगे, उस दिन हमारा जो देश है वह एक ट्रू डेमोक्रेसी बनेगा, और हम लोग एक ट्रू नेशन के रूप में स्टैब्लिश करेंगे अपने आप को। इसीलिए दोस्तों, जब तक आप लोगों को रोजगार नहीं देंगे तब तक आप गरीब तबकों को खुश नहीं रख सकते। इसलिए महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए भी ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मनरेगा था अपने आप में एक माइलस्टोन था भारत के इतिहास में। दोस्तों, हमारे जो पास्ट है, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन जो मनरेगा था एक क्रांतिकारी बदलाव था, क्योंकि इसने राइट टू वर्क का जो कॉन्सेप्ट था हमारे आर्टिकल 41 में डीपीएसपी का, उसको जस्टिसिएबल बना दिया था कि अगर अब सरकार कार्य नहीं देती मजदूरों को तो वह कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए जो मनरेगा था वह एक्ट था, वह ऑब्लिगेशन पुट करता था स्टेट पर, अकाउंटेबल बनाता था स्टेट को, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल बनाता था हमारे स्टेट को। दूसरे तरफ जो हमारे इतिहास में हमारे आज़ादी के बाद और भी एक्ट्स आए थे, सॉरी एक्ट्स नहीं, और भी जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज आए थे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वह सब एक स्कीम थे, और वह सब राइट टू वर्क को जस्टिसिएबल नहीं बनाए थे। यही कारण है कि मनरेगा को माइलस्टोन माना जाता है भारत के इतिहास में। जब हम एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज की बात करें तो हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं अगले स्लाइड में। दोस्तों, मनरेगा के पहले जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज हमारे देश में लाई गई उनके कुछ लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपको इसको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप एक दो सिर्फ इसमें से याद करें ताकि आप अपने आंसर्स में इसको साइट कर सकें, इसको लिख सकें। आपको समझना यही है कि ये जितनी भी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज पहले लाई गई थी नरेगा या मनरेगा से पहले,
ये सब स्कीम्स हुआ करती थी। और जो मनरेगा है वह एक्ट है, और मुझे लगता है मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। तो आप इस लिस्ट को देखेंगे और इसमें से जो एक दो आपको जो लगता है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज जो नरेगा या मनरेगा से पहले आया, जो आसान है याद करने में, आप उसको याद कर लेंगे। आप इसमें एक जवाहर रोजगार योजना याद कर सकते हैं, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना याद कर सकते हैं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना याद कर सकते हैं, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम याद कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए हम इन पॉलिसीज और मनरेगा के बीच में डिफरेंसेस को देखने की कोशिश करते हैं। तो हम बार बार यहाँ बोल रहे हैं, ये सब जितने भी प्रोग्राम्स लाए गए सब योजना थे, अर्थात स्कीम थे दोस्तों। और मनरेगा एक कानून है, एक एक्ट है। तो चलिए इसके बारे में बृहद रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस स्लाइड में निचोड़ है जितना भी मैंने आपको अब तक कॉन्सेप्ट बताया कि मनरेगा और जो पहले एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज हमारे देश में लाए गए, दोनों में क्या अंतर है। तो जो पहले वाले एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज थे, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सबके सब स्कीम हुआ करते थे, अर्थात सप्लाई ड्रिवेन हुआ करते थे। एज द गवर्नमेंट में सप्लाई टू द पीपल, दिस प्रोग्राम फॉर लेबरर्स placed them on the will and the mercy of the government. But Manrega is an act which make the government accountable, responsible, and also put the obligation on the state. This program was different from the previous programs, at it was a statute, that means a law, a act, which provide the guarantee for the wage employment. दोस्तों जैसा कि मैं आपको फिर से बताया कि इसको फरवरी 2006 से लागू किया गया। 200 जिलों में, हमारे भारत के जो सबसे गरीब 200 जिले थे, और इसके बाद इसको 2 फेजेस में एक्सटेंड कर दिया गया। और 2008 1 अप्रैल आते आते तक इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो मुझे उम्मीद है मैंने ये सब आपको बेहतर तरीके से समझाया है और आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमें मनरेगा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहला कारण था कि जो हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वह स्टैग्नेशन के कगार पे थी। अर्थात दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखने को मिल रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था 5 साल से अगर अगर ग्रोथ शो कर रही है तो सिर्फ 5% का ही ग्रोथ शो कर रही है। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि हर एक साल जो आपके वर्कर्स हैं वह ऐड होते जा रहे हैं, जैसे कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन वर्कर्स ज़्यादा होने से भी जो हमारी रूरल इकोनॉमी है वह नहीं बढ़ रही थी। अगर 5% अगर सपोज दैट अगर ग्रोथ शो कर रही है तो वही हर एक साल शो कर रही थी। ये सबसे बड़ी समस्या थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर आधारित है, और जो कृषक होते हैं वह ट्रेडिशनल मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं बहुत लंबे समय से। और ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा जो उनका प्रोडक्टिविटी है वह लॉक हो गया था। साथ ही साथ गांव में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं देख सकते, और इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने से दोस्तों जो गांव के जो और भी फार्मर्स हैं या जो मजदूर हैं वह और किसी काम में इंडल्ज नहीं कर सकते अपने आप को। यही कारण था कि जो आपका रूरल इकोनॉमी था उसमें स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा था, वह कांस्टेंट हो चुकी थी, उसमें वृद्धि नहीं दिखाई दे रही थी। दूसरा कारण है सीजनल माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स। जो फार्मिंग का काम है वह आप किसी सीजन में करते हैं, किसी सीजन में नहीं करते। और आप जिस सीजन में नहीं करते उस समय आप बेरोजगार हो जाते हैं। और आप अगर बेरोजगार हो जाते हैं तो आप माइग्रेट करते हैं, आप एक जगह से दूसरे जगह भटकते हैं काम की तलाश में, क्योंकि आपके पास बेरोजगारी और गरीबी का गठरी आपके कंधे पे है। दोस्तों डेराज जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है वह ये कहते हैं कि जो ये मजदूर हैं इनकी स्थिति जो पहले के दास थे उनसे भिन्न नहीं दिखाई पड़ती। अंतर यही है कि पहले के दासों को हम फिजिकली कोहर्स करके उनको चोट पहुंचा के उनसे बात मनवाया करते थे, लेकिन आज के जो दास हैं अर्थात आज के जो मजदूर हैं वह भी दासी की तरह हैं। अंतर यही है कि इनको अपनी जो आर्थिक जो समस्याएं हैं यह इनको ड्राइव कर रही हैं, इससे ये चल रहे हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका कारण था वह था सबजुगेशन बाय द लोकल एलिट्स। जो आपके राजे रजवाड़े टाइप जमींदार छोटे मोटे हुआ करते थे गांव में,
वह इनको काम दिया करते थे, लेकिन दोस्तों काम के लिए बहुत ही कम पैसे दिया जाता था। जो माइग्रेट नहीं करना चाहते थे, जो वहीं कार्य करना चाहते थे, विवश हो जाते थे कि हम इतने ही कम रेट में काम करें, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। तो एक तरह से उन्हें दबाया जाता था लोकल एलिट्स के द्वारा। लेकिन जब मनरेगा लाया गया तो ये जो तीन सबसे अहम समस्याएं थीं, सब समाप्त हो गई। हम अगले स्लाइड में देखेंगे। मनरेगा के द्वारा हमारे गांव में ही इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया, ताकि जो कुछ लोग हैं हमारे गांव के, यह सर्विस सेक्टर से जुड़ सकें। तो जो सबसे पहली समस्या थी कि रूरल इकोनॉमी में हम लोग स्टैग्नेशन देख सकते थे, वह समाप्त हो गई। अब फार्मिंग को छोड़कर लोग और भी चीज़ों में जुड़ गए, सर्विस सेक्टर में आ गए। साथ ही साथ जो सीजनल माइग्रेशन था समाप्त हो गया, क्योंकि लोगों को अपने गांव में या गांव के आसपास काम मिल जा रहे हैं। तीसरा, जो एलिट्स हुआ करते थे, लोकल एलिट्स, उनसे अधिक रेट पर सरकार काम मुहैया करा देती थी। लोकल एलिट्स उनको सब्जुगेट नहीं कर पाते थे, उनको विवश नहीं कर पाते थे कि तू इतने में ही काम कर और हम तुमको इतना ही पैसा देंगे। तो ये जो तीनों समस्याएं थी मनरेगा के द्वारा दूर किया गया, जो कि हम अगले स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मनरेगा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बता दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला सरकार का मंशा था कि जितने भी गांव के मजदूर हैं उनको हम अपने गांव में ही रोजगार दिलाएं, और अगर गांव में रोजगार ना मिल सके तो हम उन्हें 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार दिलाएं। दूसरा जो मोटिव था इस एक्ट का, इस एक्ट के द्वारा सरकार जो मजदूर हुआ करते थे उनको डेवलपिंग एक्टिविटीज में शामिल करना चाहती थी, और इस एक्ट के माध्यम से मजदूरों के द्वारा अपने ही गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराना चाहती थी, ताकि जो गांव के फार्मर्स है जो सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज में लगे हैं, वह वहां से शिफ्ट होकर कुछ सर्विस एक्टिविटी में आ सकें, सर्विस सेक्टर में आ सकें, जिससे जो स्टैग्नेशन की समस्या है वह दूर हो जाए। तो दोस्तों इस एक्ट ने एक तीर से तीन निशाने लगाए। सबसे पहला निशाना था कि मनरेगा ने अपने आप में जॉब को क्रिएट किया, और मनरेगा के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया जाएगा, जो बनाया जाएगा, वो आगे फिर जॉब्स को क्रिएट करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मनरेगा ने जॉब क्रिएट किया, और मनरेगा से और भी जॉब क्रिएट होंगे। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मनरेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कराएगी गाँवों में ही मजदूरों के द्वारा। और दोस्तों इससे क्या होगा कि जो नए मेथड्स हैं फार्मिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, सर्विस सेक्टर में जॉब बढ़ेंगे, इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जिससे जो ग्रोथ है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वह बढ़ेगी। साथ ही साथ माइग्रेशन की जो समस्या है वह सॉल्व हो जाएगी, और इसके साथ ही साथ लेबर्स के पास अल्टरनेटिव हो जाएगा कि हम मनरेगा के तहत भी काम कर सकते हैं, और वह विवश नहीं होंगे कि उन्हें सिर्फ लोकल एलिट्स के लिए ही काम करना है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया। तो आप देख सकते हैं यह कितना इम्पोर्टेंट और कितना रेवोल्यूशनरी एक्ट था जो कि हमारे सरकार के द्वारा लाया गया। इसके बारे में आप लाख शिकायतें कर लो, लेकिन आप एक बात, आप इस बात से आप मुकर नहीं सकते कि इस एक्ट ने एक ऐसा समय था जब हमारे जीडीपी को बहुत आगे तक ग्रो किया था। मैं इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मेरे साथ पूरे वीडियो में बस बने रहो। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि क्या क्या मुख्य प्रावधान थे मनरेगा के। तो इसने तो लोगों को रोजगार दिए ही साथ जो जेंडर इक्वालिटी है उसको इसने प्रमोट किया। जो महिलाओं की स्थिति थी और जो उनका स्तर था उसे इस एक्ट ने बढ़ाया है। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम देखें तो दोस्तों, अगर किसी गांव के किसी घर के वयस्क अर्थात जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा है, अगर वह चाहते हैं कि हम अनस्किल्ड लेबर का कार्य करें, तो उसे यह एक्ट प्रॉमिस करता है कि हम साल में तुम्हें 100 दिन का गारंटी कार्य देने वाले हैं। 100 दिन तुमको काम मिलेगा ही मिलेगा, और तुमको जो वेतन होगा, जो वेजेस होगा, वह मिनिमम वेजेस एक्ट के द्वारा दिया जाएगा, जब तक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया रेट नोटिफाई नहीं करती। साथ ही साथ जो मिनिमम डेज जो कार्य कर सकता है वयस्क एक साल में, वह है 15 दिन। वह चाहे तो मैक्सिमम 100 दिन तक कार्य कर सकता है,
और मिनिमम 15 दिन तक, जैसा उसका मर्जी हो, जैसा उसका विचार हो। दोस्तों, साथ ही साथ अगर वह गांव ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जहां फार्मिंग के लिए स्थितियां बेहतर नहीं है, तो ऐसे गांव के वयस्कों को 150 दिन का कार्य देने का प्रॉमिस किया गया इस एक्ट के द्वारा। मान लो कोई गांव है राजस्थान में जहां खेती नहीं होती, तो दोस्तों अगर वहां का कोई वयस्क है तो वह इस एक्ट के द्वारा सरकार से 150 दिन कार्य मांग सकता है और डिमांड कर सकता है इस चीज का। दोस्तों, जिसको भी कार्य चाहिए उसको सबसे पहले जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा और जॉब कार्ड के जरिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और जॉब कार्ड बनाने की जो आपकी जिम्मेदारी है वह पंचायत को दे दी है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। और आप जिस दिन एप्लीकेशन दायर करेंगे उसके 15 दिन में आपको कार्य दिया जाएगा। और अगर सरकार आपको कार्य नहीं दे पाती है तो 15 दिन के बाद हर एक दिन जब तक कार्य नहीं मिलता तब तक आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जो कि कानून में लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, द मिनिमम डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड बी 15 एंड मैक्सिमम 100। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट किया है। इसमें इक्वल वेजेस के प्रावधान थे कि दोनों मेन और विमेन को इक्वल वेजेस दिए जाएंगे। और इस एक्ट के जितने भी लाभुक होंगे उसमें से 33% जो लाभुक होंगे वह महिलाएं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं महिलाओं को भी काफी ज्यादा प्रोपोर्शन में इसने एक तरह से रखने का प्रावधान बनाया है, जिससे फिर से महिलाओं की जो स्थिति है यह गांव में बेहतर होगी। हम इसके बारे में और भी देखेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा। तो जो मनरेगा की इम्प्लीमेंटेशन है यह और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं। अर्थात चीजें निचले स्तर से शुरू होकर ऊपर तक जाती हैं और चीजों की जो शुरुआत है वह निचले स्तर के लोग ही किया करते हैं। अर्थात यह डेमोक्रेटिक है, यह पार्टिसिपेटरी है और यह जो नीचे के लोग हैं इनको एम्पावर करता है। कौन से कार्य करने हैं गाँव में मजदूरों के द्वारा, वह सबसे पहले तय करेगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत उसको तय करके रिपोर्ट बनाकर उसको पंचायत समिति अर्थात ब्लॉक लेवल पर भेजेगा। पंचायत समिति इसको देखेगी, इसके बाद वह जिला परिषद के पास भेजेगी। जिला परिषद ही अप्रूव करता है कि जो ग्राम पंचायत के द्वारा कार्य बोले गए ये कार्य करवाने हैं कि नहीं मजदूरों से। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले वह राज्य सरकारों से सलाह लेगा। अर्थात जो कार्य है उनको अप्रूव करने की जो फाइनल अथॉरिटी होती है वह राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो जिला परिषद है उनके पास है। लेकिन इसके बावजूद कौन से कार्य करने हैं इसका जो रिकमेंडेशन है, इसका जो सुझाव है, यह नीचे से जा रहा है। इसीलिए ये जो एक्ट है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है यह काफी लोकतांत्रिक ढंग से होता है। तो दोस्तों, हम इसी चीज को देखने वाले हैं। देखिए, जो तीनों लेवल हैं तीनों लेवल मॉनिटर करेंगी, सुपरवाइज करेंगे कि कैसे कार्य चल रहा है। लेकिन सजेस्ट कौन करेगा कि क्या कार्य करना है? सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ऊपर फिर जो अंतिम जो फैसला लिया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा, वह जिला परिषद के द्वारा किया जाएगा on the advice of the state government. So the final authority on approving the project reside with the state government and the Jila Parishad. However, the things are recommended by the Gram Panchayat. तो दोस्तों, सबसे पहले ये एक्ट लॉन्च किया था इस स्थान से, इस गांव से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। गांव का नाम था अनंतपुर। और सबसे पहले 200 जो सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको कवर किया गया और इसमें आइडेंटिफाई किया गया, चिन्हित किया गया कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है यह की इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होंगे। इसमें पंचायती राज्य ही है, इसमें म्युनिसिपैलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जो मनरेगा है यह गांव के मजदूरों को रोजगार देने की बात करता है। इसीलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ही रोल है, कहीं भी हम म्युनिसिपैलिटी को नहीं देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, द एक्ट वाज डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटरी एंड एम्पावरिंग द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल्स। जो ग्राम सभा है अर्थात एक तरह से विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, यह रिकमेंड करती है वर्क, मॉनिटर और सुपरवाइज करती है और साथ ही साथ सोशल ऑडिट भी करती है इम्प्लीमेंटेशन का। ग्राम पंचायत वही काम करेगी, प्लानिंग फॉर द वर्क
एंड इशूइंग द जॉब कार्ड टू द हाउस होल्ड। जो जॉब कार्ड होता है वह कौन देता है? ग्राम पंचायत, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर चीज़ें कहाँ भेज दी जाती हैं? पंचायत समिति। और पंचायत समिति भी प्लानिंग करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, सुपरविजन करेगा वर्क का एट द ब्लॉक लेवल। उसके बाद आएगा जिला परिषद। तो जो जिला परिषद है, इसका क्या कार्य है? फाइनलाइजिंग द डिस्ट्रिक्ट प्लान्स फॉर द मनरेगा विच इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन फॉर द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आता है। स्टेट गवर्नमेंट का कार्य है फॉर्मुलेट द रेगुलेशन एज पर द गाइडलाइन ऑफ द एक्ट। साथ ही साथ मतलब सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को एक बॉडी को एस्टेब्लिश करनी है, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल। और ये जो बॉडी है ये एडवाइज करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि किस तरह से आपको इस स्कीम को, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, मॉनिटर करना है। और मनरेगा को साथ ही साथ यह इवेल्युएट भी करेगी। फिर दोस्तों हम जाएंगे केंद्र स्तर पर। आप देख सकते हैं चीजें नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं ताकि इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस बॉटम अप अप्रोच से हो सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये आपका है नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन और फंड्स को देने के लिए, फंड को डिसबर्स करने के लिए। ये साथ ही साथ मॉनिटर करता है स्कीम को, मतलब एक्ट को, मनरेगा किस तरह से कार्य कर रहा है और उसको इवेलुएट भी कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ भी केंद्र सरकार को यह कहा गया इस एक्ट के द्वारा कि आप भी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल को स्टैब्लिश करो। और इसका भी वही काम है कि यह केंद्र सरकार को एडवाइस करेगा कि आपको किस तरह से इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, मॉनिटर करना है और इस एक्ट को इवेलुएट भी करेगा। अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो विलेज और ब्लॉक लेवल है यह इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो पंचायती इंस्टीट्यूशन है यह कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी करते हैं। प्लानिंग, सुपरविजन और मॉनिटरिंग सभी लेवल्स के द्वारा की जाती हैं, अर्थात ऑन द ग्राम पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल एंड ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यही चीजें मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताई थी। अब हम बात करेंगे मनरेगा के शेड्यूल नंबर 1 की, जो कि कहता है कि मनरेगा के तहत मजदूरों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य है वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग। हम लोग ड्रॉट प्रूफिंग कर सकते हैं ताकि दोस्तों जो सुखाड़ की समस्या है गाँव में नहीं आए। हम लोग पेड़ों को लगा सकते हैं, ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं और नहरों को बना सकते हैं सिंचाई करने के लिए। दूसरा, जितने भी एसटीज और एससीज के लैंड हैं गाँव में, साथ ही साथ जितने भी लाभुक हैं लैंड रिफॉर्म्स के। देखिए भूमि जो है सुधार कानून लाया गया था 1951 में। तो इसके जो लाभुक हैं और इसके तहत जितनों लोगों को जमीन मिला है उनके जमीनों को, और साथ ही साथ जो इंदिरा आवास योजना के लाभुक हैं दोस्तों, सबके जमीनों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी है इस एक्ट के द्वारा। अर्थात मजदूरों को उनके जमीनों में जाकर कार्य करना है, ट्यूब पंप लगाना है जिसको टुल्लू पंप हम लोग कहते हैं आम भाषा में। साथ ही साथ जो आपके ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं जैसे तालाब हो गया, नहर हो गया, इनको आपको दोबारा से पुनर्जीवित करना है। और आपको लैंड डेवलप करना है, आपको फ्लड कंट्रोल करने के लिए आपको प्रोटेक्शन वर्क आपको उसको करने बनाने हैं। आपको ड्रेनेज सिस्टम बनाना है ताकि जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वह समाप्त हो सके। आपको सड़कें बनानी है ताकि जो गांव है शहरों से जुड़ सके। हर एक मौसम में पक्की सड़कों का निर्माण करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ ऐसे भी कार्य करने हैं जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके। जैसे हो सकता है कि स्कूल बनवाए जाएं, कॉलेजेस बनवाए जाएं। तो ये सब हो सकते हैं और ये सब जो कार्य हैं ये मजदूर करेंगे मनरेगा के तहत। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मनरेगा की क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो सबसे पहली उपलब्धि है कि इसने गांव के मजदूरों को रोजगार दिए हैं। दोस्तों जो जॉब कार्ड है वह 13 करोड़ परिवारों के 28 करोड़ सदस्यों के पास है, और इसमें से जो 23% है वह एससीज हैं, 17% एसटीज हैं और 50% के आसपास विमेन हैं। टारगेट किया गया था कि 33% महिलाएं रहेंगी, पर महिलाओं ने और भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज 50% जो महिलाएं हैं वह लाभुक हैं और उनके पास जॉब कार्ड है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा है दोस्तों की जो माइग्रेशन की समस्या है
वह समाप्त हो चुकी है। अभी भी कुछ हद तक है लेकिन काफी कम हो चुकी है। साथ ही साथ मैं बता रहा था कि किस प्रकार से जीडीपी हमारे देश का बढ़ा। तो हम पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट रोजगार जब मिला गांव के लोगों को तो उनके पास हाथ में पूंजी आई। जब आपके हाथ में पैसे होते हैं तो आपके परचेजिंग कैपेसिटी में वृद्धि होता है, अर्थात आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो आपके देश की जो जीडीपी है उसमें वृद्धि होगी। तो यही कारण है दोस्तों कि मनमोहन सिंह के सरकार में जो जीडीपी है वह काफ़ी बढ़ी थी। आज हम डे टू डे देखते हैं न्यूज में कि जो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी है वह समाप्त हो चुकी है। गांव में जो लोग हैं वह चीज़ों को खरीद नहीं पा रहे हैं। इसका यही कारण है कि उनके हाथ में पैसे नहीं है और सरकार अब इस एक्ट को सही से लागू नहीं कर पा रही है। आप विश्वास मानिए, अगर मनरेगा को हम लोग अगर पूरे बेहतर तरीके से लागू करें तो हमारे जीडीपी में ग्रोथ हो सकता है। फिर आपका एक इसका सक्सेसफुलनेस है कि जो वेजेस हैं वह बढ़े हैं। जो मार्केट में जो लेबर्स हैं उनके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ी है। पहले उनको लोग विवश कर देते थे कि तुम 150 पे ही काम करो। अब दोस्तों सरकार ही ऑन एवरेज मान के चलिए तो 178 रुपए से 200 रुपए के बीच में देती है लेबर्स को काम करने के लिए। तो वह 150 में बाजार में क्यों काम करेंगे। और इससे अब वह मोल तोल कर सकते हैं बाजार में और जाकर कहते हैं कि हमें 250 दो तब हम काम करेंगे, वरना हम तुम्हारी काम नहीं करेंगे। और लोगों को मजबूर होकर पैसे देने पड़ते हैं और इस तरह से जो मार्केट वेज है लेबर्स का इसमें इंक्रीमेंट आया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप देखेंगे कि मार्केट में अब लेबर्स को लगभग 300 के आसपास रोजाना रुपए दिए जाते हैं। पहले स्थिति काफी दयनीय थी जब इस एक्ट को नहीं लाया गया था। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक्ट जनरल इक्वालिटी को प्रमोट करता है दोस्तों। ये इक्वल वेजेस देता है महिलाओं और पुरुषों दोनों को। और अब गांव में महिलाओं को एक एसेट के रूप में देखा जाता है जो कि पहले परिवार पर बोझ समझी जाती थी। एक हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं जिनका नाम है लक्ष्मण। उनका कहना है कि मैंने ऐसे कई इंस्टेंसेस देखे हैं जहां महिलाओं ने अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदी हैं, मेडिसिन खरीदी हैं अपने परिवार में बीमार लोगों के लिए, साथ ही साथ चावल खरीदी हैं अपने परिवार को खिलाने के लिए, उसको फीड करने के लिए। और महिलाओं ने अपने पैसे से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए हैं दोस्तों। तो ये अब महिलाएं जो हैं वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, आगे आ रही हैं समाज में। जो गांव की महिलाएं हैं और इसके पीछे जो मनरेगा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आपका अदा कर रहा है जैसा कि लक्ष्मण कहते हैं। तो दोस्तों, लाख बुराई कर लो इस एक्ट की लेकिन कुछ फायदे तो जरूर है जिसको हम लोग नकार नहीं सकते। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इस एक्ट की क्या क्या कमी है। तो सबसे पहले अगर हम NCAER की रिपोर्ट देखें जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो कि दिल्ली में एक थिंक टैंक है इकोनॉमिस्ट का, इसकी बात करें तो दोस्तों ये कहता है कि जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है उसका 30% ही इस एक्ट के द्वारा लाभित हो रहा है, बाकी 70% इस एक्ट के द्वारा कवर नहीं किए जा रहे। तो जो मैंने डाटा दिखाया था वह सिर्फ ग्रामीण जनसंख्या का 30% है, जो कि अभी भी कम है और यही कारण है कि ये एक्ट अभी भी इंक्लूसिव नहीं है। दूसरा है दोस्तों, जो पेमेंट्स दिए जाते हैं वह काफ़ी देर से दिए जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही लेंदी और कम्बरसम प्रोसेस फॉलो होता है। सबसे पहले टेम्प्रोरी जो है वह अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाती है, उसके बाद इसको फॉर्मलाइज किया जाता है जेई के द्वारा, जूनियर इंजीनियर और पीटीओ के द्वारा। उसके बाद आगे प्रोसेस होकर जो पैसे हैं वह मिलते हैं मजदूरों को। साथ ही साथ दोस्तों, करप्शन होता है फंड को डिस्पर्स करने में, क्योंकि बीच में जो है वह दलाल और जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वह लाभ लेने का प्रयास करते हैं। इस एक्ट में कहा गया है कि कोई भी मिडिल मैन नहीं होगा, इसके बावजूद अभी भी मिडिल मैन हम लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस एक्ट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ब्राइब अर्थात घूसखोरी की समस्या को भी बढ़ावा दिया है, क्योंकि दोस्तों हम कई जगह ऐसे वाक्यांश पाते हैं
जहां मुखिया या सरपंच को जॉब कार्ड बनाने के लिए 50 रुपए तक की घूस दी जाती है मजदूरों के द्वारा। और ये 50 रुपए की राशि हमारे लिए भले ही एक छोटी सी राशि हो, पर मजदूरों के लिए ये एक छोटी सी राशि नहीं है मेरे दोस्तों। साथ ही साथ कभी कभी जो सेंटर है वह फंड्स देर से रिलीज करता है। ऐसा इसलिए कि जो राज्य सरकार और जो सेंटर गवर्नमेंट होती है वहाँ अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, और दोनों में कई बार तकरार देखे जा सकते हैं। और जब तकरार होते हैं तो सेंटर थोड़ा बहुत बदले लेने के लिए स्टेट से ऐसा किया करता है। और साथ ही साथ कभी कभी बहुत ही पुअर प्लानिंग की जाती है स्टेट्स के द्वारा कि वह उस काबिल नहीं होते कि जो फंड है सेंटर के उसको रिसीव कर पाए। तो ये दो कारणों के कारण कभी कभी जो फंड्स है वह रिलीज नहीं किए जाते सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम। दूसरी बात है दोस्तों, अभी भी जो वेजेस है मनरेगा के तहत वह बहुत ही कम है। अगर 2020-21 में बात करें तो एक एवरेज माने तो 180 से 200 रुपए तक के बीच में आपका दिया जाता है वेजेस, डेली वेजेस लेबर्स को। लेकिन अगर लेबर मिनिस्ट्री के अगर हम सुझाव पर ध्यान दें तो वह कहती है कि आपको इस वेज को 375 रुपये डेली करना चाहिए, जिस पर अभी भी अमल नहीं किया गया। तो अभी भी इसकी कमियां हैं, लेकिन अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये एक्ट अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया हमारे समाज में, जिसने राइट टू वर्क जो डीपीएसपी का एक साइलेंट फीचर हुआ करता था, जो नॉन जस्टिसिएबल हुआ करता था, उसे इसने जस्टिसिएबल बनाया। और अब जो मजदूर हैं अगर उनको कार्य नहीं दिए जाएं तो वह कोर्ट्स में जा सकते हैं, और वह कोर्ट में जाकर यह गुहार लगा सकते हैं कि साहब हमें सरकार ने वादा किया है मनरेगा एक्ट के तहत कि वह हमें रोजगार देगी, लेकिन वह रोजगार नहीं दे रही हमें। और इस तरह से सरकार को विवश होकर रोजगार देने ही होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आई हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो। और दोस्तों यही सही पढ़ने का तरीका है, चीज़ों को दिल तक उतार कर तब दिमाग में लाने का जो तरीका होता है, दैट इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी। बिकॉज वट एवर यू आर स्टडिंग राइट नाउ should be the beneficial for you in the future, because in future if you are thinking to prepare for the CSC, you are going to repeat all these terms, you are going to repeat and read again and again about these concepts। तो दोस्तों अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अगर विद्यार्थी हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। इसीलिए आप ऐसा पढ़ो कि आपका सेमेस्टर का एग्जामिनेशन तो अच्छा जाए ही, साथ ही साथ सच में लगे कि आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ा है, ना कि सिर्फ डिग्री लिया है उसका। तो धन्यवाद दोस्तों। सो गाइज मैं आज लेक्चर को यहीं वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइब करना फ्री होता है यूट्यूब पर, पता नहीं आप सब क्यों नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो मेरे भाई, ताकि अगले वीडियो मैं जब अपलोड करूं अपने यूट्यूब चैनल पर तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आए और आप कभी भी इतने यूजफुल कॉन्सेप्ट को मिस ना कर सको। तो दोस्तों धन्यवाद, और पढ़ते रहो विथ पढ़ो तो वैसे।